दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि इतने सालों से अगर आपने नहीं किया तो जाहिर सी बात है अभी भी आप करने वाले नहीं हो। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप मेरे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए। सैफ अली केस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। मेरे ख्याल में आज की तारीख में देश में ये एक बहुत ही घटिया सिस्टम चालू हो गया है कि हर बात को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। कोई भी बात बिना हिंदू मुस्लिम के कंप्लीट नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये कहा कि मैं तो खानों के खिलाफ हूं, यही वजह है कि मैं सैफ अली खान के खिलाफ बोल रहा हूं। अरे भाई साहब, सैफ अली खान के साथ मैंने ना ही कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, ना ही सैफ अली खान मेरा दोस्त है, ना ही दुश्मन है, और ना ही मेरा उसके साथ कोई बिजनेस का झगड़ा है। तो मैं सैफ से क्यों जलूंगा या और खानों से क्यों जलूंगा? मुझे किसी भी खान से जलने की क्या जरूरत है? और मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि आप लोग कहना क्या चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ये कि मैं तो हिंदू एक्टरों के खिलाफ हूं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ये कि मैं तो खानों के खिलाफ हूं। एक्चुअली हकीकत यह है कि ये सब कुछ आप लोगों के दिमाग का फितूर है। ना ही मैं किसी खान के खिलाफ हूं, ना ही मैं किसी हिंदू के खिलाफ हूं। मैं जो सच है वही बोलता हूं। मुझे इससे बिल्कुल कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन खान है, कौन कुमार है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा सच बोलिए, बिना ये देखे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। जो कुछ सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। काले होठों वाले बटले एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म देवा कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और भाई साहब कोई भी इस फिल्म के एडवांस में टिकट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एडवांस बुकिंग उतनी ही कमाल की है जितनी आजाद की थी। आपको तो पता ही है कि आजाद की क्या एडवांस बुकिंग थी, बस वैसे ही कुछ एडवांस बुकिंग इस फिल्म की हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग शाहिद कपूर को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उसने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 3 हिट फिल्में दी है। एक हिट फिल्म थी उसकी कबीर सिंह, दूसरी हिट फिल्म थी उसकी जब वी मेट, जो करीना कपूर की वजह से हिट हुई थी, शाहिद की वजह से हिट नहीं हुई थी, और तीसरी फिल्म थी उसकी विवाह, जो डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की वजह से हिट हुई थी, शाहिद की वजह से हिट नहीं हुई थी। यहां तक कि फिल्म कबीर सिंह भी शाहिद की वजह से हिट नहीं हुई थी, बल्कि डायरेक्टर की वजह से हिट हुई थी। उसने डायरेक्शन बहुत बढ़िया किया था। तो कहने का मतलब यह है कि शाहिद के पूरे कैरियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो शाहिद की वजह से हिट हुई हो। अब आप पूछेंगे कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कि शाहरुख खान की डर शाहरुख खान की वजह से हिट हुई थी, बाजीगर शाहरुख खान की वजह से हिट हुई थी, DDLJ कुछ कुछ होता है शाहरुख खान की वजह से हिट हुई थी, आमिर खान की भी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक उसी की वजह से हिट हुई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शाहिद कपूर ने अपने जीवन में अब तक 26 सुपर डुपर डिसास्टर फिल्में दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहिद कितना बड़ा फ्लॉप एक्टर है और क्या उसका स्टारडम है और क्या फैन फॉलोइंग है। और ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि एक मलयालम फिल्म आई थी मुंबई पुलिस, उसका ऑफिशियल रीमेक है देवा। तो बहुत सारे लोग उस फिल्म को देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को उस फिल्म की कहानी पता है। उस फिल्म में जो हीरो था वो गे था, इस फिल्म में गे नहीं है शाहिद कपूर, बस इतना ही फर्क है। शाहिद कपूर का एक साथी शाहिद को रिश्वत लेते हुए देख लेता है, शाहिद उसका मर्डर कर देता है, बस यही इस फिल्म की कहानी है। मुझे आप बताइए इस कहानी पर फिल्म कैसे चलेगी? कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसके मुताबिक प्रोड्यूसर दिनेश विजन सैफ अली खान के बेटे को लॉन्च करने वाला था, इब्राहिम को, और फिल्म में हीरोइन लिया जा रहा था तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार श्रीलीला को। लेकिन आज करण जौहर ने यह ऑफिशियल कर दिया है कि करण इब्राहिम को लॉन्च करने जा रहा है। एक्चुअली एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम उसी के ऊपर रखा हुआ है, इब्राहिम। अगर आप देखोगे तो सैफ अली खान के सारे बच्चों के नाम ऐसे ही आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि तैमूर लंग के ऊपर उसका नाम रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड नेपो किड्स को लॉन्च करता रहेगा, भले ही पब्लिक नेपो किड्स के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात यह होगी कि पब्लिक इब्राहिम की फिल्म देखने जाएगी या नहीं जाएगी। इब्राहिम एक बड़ा स्टार बन पाएगा
या नहीं बन पाएगा। ये तो गारंटी है कि ये लड़का शाहरुख खान या रणबीर कपूर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर एक मीडियम क्लास का एक्टर भी बना जैसे कि अजय देवगन है तो बहुत अच्छा होगा बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड में एक कश्मीरी डायरेक्टर है जिसका नाम है कबीर खान। इस डायरेक्टर ने आखिरी हिट फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, जो 2015 में रिलीज हुई थी। उसके बाद से आज तक इसने जितनी भी फिल्में बनाई है सबकी सब सुपर डुपर डिसास्टर रही है। वो सलमान खान की ट्यूबलाइट हो, या डबल ढोल की रणवीर सिंह की 83 हो, या सैफ अली खान की फैंटम हो, या अमेज़न की वो वेब सीरीज हो जिस पर इसने तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका नाम तक भी किसी को याद नहीं है, या चंदू चैंपियन हो। कहने का मतलब यह है कि पिछले 10 साल में 5 सुपर डुपर डिसास्टर वाहियात फिल्में बना चुका है। इसके बावजूद भी इसको फिल्म मिल गई है। एक कंपनी है अपलॉस और उसने इस भाई को 2 फिल्मों के लिए साइन किया है, यानी कि उनको अभी भी ये यकीन है कि ये आदमी हिट फिल्म बना सकता है। आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी ने पिछले 10 साल में कोई हिट फिल्म नहीं बनाई, सब की सब डिसास्टर बनाई है, उनको आज भी यकीन है कि वो आदमी हिट फिल्म बना सकता है। ये है इस बॉलीवुड का कमाल। यहां एक दफा किसी की लॉन्चिंग हो जाए भाई साहब, वो अगर अपनी जिंदगी में सिर्फ 2-3 फिल्में भी हिट बना देगा तब भी उसकी पूरी जिंदगी का इंतजाम हो जाएगा। वो आखिरी दम तक काम करता ही रहेगा, उसको करोड़ों रुपए मिलते ही रहेंगे, कॉर्पोरेट वाले उसको अपने पैसे देते ही रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोई एक्टर इस भाई की कहानी सुनेगा, क्या कोई एक्टर इस भाई की फिल्म करने के लिए हामी भरेगा, क्या कोई एक्टर अपने जीवन में एक और फ्लॉप फिल्म का इजाफा करेगा। तमिल फिल्मों का एक एक्टर है जिसका नाम है धनुष, ये अपनी सारी फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज करता रहता है और कुत्ता भी देखने नहीं जाता। लेकिन बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है आनंद एल रॉय, वो इसके साथ हिंदी फिल्म बनाता ही रहता है। उसकी वजह शायद ये है कि आनंद भाई को कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है क्या करे, फिर धनुष के साथ ही फिल्म बनानी पड़ती है। तो अब आनंद जी ने एक फिल्म बनाई है जिसका हीरो है ये सड़ा हुआ धनुष और हीरोइन है सूखी लकड़ी कृति सेनन। फिल्म का नाम है तेरे इश्क में और निर्माता है भूषण कुमार। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, जिसके गाने अब से 15-20 साल पहले सुने जाते थे, अब तो शायद वो बेचारा इतना अच्छा म्यूजिक बना नहीं पाता। निर्माताओं ने ऐलान किया है कि इस फिल्म को 28 नवंबर को इसी साल रिलीज किया जाएगा। इतने पहले रिलीज डेट के अनाउंस करने का मतलब यह है कि निर्माताओं का ऐसा मानना है कि अब कोई और अपनी फिल्म को उस डेट पर रिलीज नहीं करेगा। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा होता नहीं है, जब ये डेट नजदीक आएगी तो उससे 1-2 महीने पहले 1-2 फिल्मों का और ऐलान हो जाएगा, यानी कि इस डेट को 2-3 फिल्में जरूर रिलीज होंगी, क्योंकि सबको पता है कि धनुष लुखे की फिल्म हिंदी बेल्ट में कौन देखने जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि अदरक अब्राहम का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है। पिछली 5-6 फिल्में सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर हैं। आज की तारीख में कोई भी निर्माता जॉन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। बॉलीवुड में सिर्फ एक ही निर्माता था, भूषण कुमार, जो जॉन की फिल्में किया करता था, और अब जॉन और भूषण का भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये झगड़ा कैसे हुआ। एक्चुअली भूषण कुमार ने एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है डिप्लोमेट, और उसमें हीरो है जॉन। जॉन की फीस तय हुई थी 20 CR, लेकिन क्योंकि जॉन की पिछली 5-6 फिल्में डिसास्टर हो गई है, यही वजह है कि जॉन की फिल्में आज की तारीख में बिक नहीं रही। कोई भी कॉर्पोरेट हाउस उसकी फिल्म खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि भूषण कुमार जॉन की इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी वजह यह है कि जब किसी फिल्म को रिलीज किया जाता है तो उसके पीएनए पर कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भूषण का ऐसा मानना है कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए खर्च करूंगा तो ये 10 करोड़ रुपए रिकवर नहीं कर पाऊंगा, थिएटर से आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जॉन की कोई भी फिल्म 10 करोड़ के ऊपर थिएट्रिकल बिजनेस करती ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 करोड़ रुपए वापसी आएगा, तो इसमें भी घाटा है, तो क्यों पैसा खर्च किया जाए। और जबकि फिल्म पिछले 1 साल से बनकर तैयार पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जॉन भी बेचारा बहुत परेशान था। तो जॉन ने भूषण से कहा कि इस फिल्म को रिलीज कीजिए। भूषण ने जॉन से कहा कि भाई साहब मैं फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा करो कि आप 20 CR की जगह 10 CR ले लो, 10 CR छोड़ दो। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं तो 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, जो बाकी के 10 करोड़ आपके मेरे पास एडवांस है मैं उनको एडजस्ट कर लेता हूं, तो मेरे 20 CR पूरे हो गए। एक्चुअली भूषण ने जॉन को 10 करोड़ तो दिए थे इस फिल्म के लिए, डिप्लोमेट के लिए, और 5-5 करोड़ रुपए एडवांस दिया था 2 और फिल्मों के लिए। तो यानी कि जॉन के पास ऑलरेडी 20 CR पड़ा हुआ था, तो जॉन ने वो पूरा 20 CR इसी फिल्म में एडजस्ट कर लिया, और इस बात से भूषण बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। भूषण ने जॉन से कहा कि भाई साहब ठीक है, तू ये पैसे इसमें एडजस्ट कर ले, आगे मुझे तेरे साथ कोई भी फिल्म नहीं करनी है, आगे जिंदगी में मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है, बात खत्म। तो
बॉलीवुड में जॉन के लिए सिर्फ एक ही घर बचा हुआ था, भूषण कुमार, उससे भी झगड़ा हो गया। अब भूषण भी इसकी फिल्म नहीं करेगा, तो ये बेचारा कहां फिल्म करेगा, किसकी फिल्म करेगा? और आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डिप्लोमेट का क्या होना है, डिसास्टर होनी है। मैक्सिमम 7, 8 या 9 या 10 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अदरक अब्राहम का कैरियर खत्म हो गया है, जबकि भूषण कुमार आगे उसके साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। पिछले 10 सालों में इमरान हाशमी ने जितनी भी फिल्में की है वो सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर रही है। जिस फिल्म में इमरान ने छोटा रोल भी किया है वो फिल्म भी डिसास्टर हो गई। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में इमरान हाशमी इमरान खान बन गया है। आज की तारीख में बॉलीवुड में कोई भी निर्माता निर्देशक इमरान हाशमी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको छोटे रोल में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इमरान अपने घर पर बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा परेशान है। इमरान का एक दोस्त है डायरेक्टर आदित्य दत्त। आदित्य दत्त की लास्ट फिल्म थी धनुष वाली क्रैक। आपको पता ही है कि वो फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर हुई है, उस फिल्म का बजट कितना था। उस फिल्म के डिसास्टर होने के बाद धनुष को बेचारे को सर्कस में काम करना पड़ा घर चलाने के लिए। तो वही डायरेक्टर के साथ अब इमरान हाशमी फिल्म करना चाहता है, क्योंकि कोई और डायरेक्टर उसके साथ फिल्म करना नहीं चाहता। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप निर्माता भी है जिसका नाम है दीपक मुकुट। उसके पास भी आज की तारीख में कोई फिल्म नहीं है बेचारे के, कोई एक्टर उसकी फिल्म नहीं करना चाहता। तो इमरान हाशमी ने दीपक से रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब आप आदित्य दत्त को और मुझे लेके एक फिल्म बना लो, ना ही तो मैं पैसे लूंगा और आदित्य भी आपसे पैसे नहीं लेगा। आदित्य को 20-25 लाख रुपए दे देना, बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर दीपक इमरान को पैसे नहीं देता, डायरेक्टर को भी पैसे नहीं देता, तो बाकी सब लोग तो पैसे लेंगे। फिर भी अगर वो फिल्म बनाने जाता है तो कम से कम 30-40 करोड़ रुपए में तो फिल्म बनेगी। और इमरान की रिकवरी क्या है? इमरान की रिकवरी है मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए। तो बाकी के पैसे फिल्म शुरू होने से पहले ही घाटा है। बस यही वजह है कि दीपक बेचारा डर रहा है कि यार अगर मैं फ्री में भी इमरान हाशमी के साथ फिल्म बनाऊंगा तो बच जाऊंगा या लुट जाऊंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दीपक भाई हिम्मत करेंगे, लुटेंगे या नहीं लुटेंगे। लुटना तो वैसे पक्का ही है, गारंटी ही है। तेलुगु की एक फिल्म है जिसका नाम है बेबी। अब इस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक बन रहा है हिंदी में, और इसी फिल्म में गोविंदा के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि निर्माताओं ने गोविंदा के बेटे को इस फिल्म के लिए साइन इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है कि गोविंदा का बेटा बहुत चिकना है, बहुत बढ़िया डांस करता है, एक्टिंग जैसी भी करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदा का बेटा लड़का कम लड़की ज्यादा लगता है। वो बेचारा बोलता भी लड़कियों की तरह है, बिहेव भी लड़कियों की तरह करता है, वो एक्चुअली मीठा दिखता है। और पब्लिक जब फिल्म को देखने जाएगी तो पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये मीठा है। तो मुझे पर्सनली डाउट है कि वो फिल्म हिट हो पाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब फिल्म रिलीज होगी तो लोग उस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जॉन की एक फिल्म डिप्लोमेट 1 साल से बनकर रेडी थी, रिलीज नहीं हो रही थी। जॉन की एक और फिल्म है जिसका नाम है तेहरान, ये भी 1 साल से बनकर रेडी पड़ी हुई है। लेकिन जो इस फिल्म का निर्माता है दिनेश विजन, वो इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि शायद फिल्म की रिकवरी कुछ भी नहीं हो पाएगी, टोटल नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिल्म रिलीज तो करनी पड़ेगी, फिल्म तो बन चुकी है। इस फिल्म में जॉन की फीस तय हुई थी 25 CR, लेकिन दिनेश ने जॉन से रिक्वेस्ट की और जॉन ने 7 CR कम किया। दिनेश ने जॉन को दिया 18 CR। अब अगर निर्माता इस फिल्म को रिलीज करता है तो 10 CR का PNA तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और ये सारी दुनिया जानती है कि इस फिल्म का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस 10 CR से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि शेयर 5 CR से ज्यादा नहीं आ सकता, यानी कि PNA पर जो पैसा खर्च होगा वो भी रिकवर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी, आज रिलीज हो, 6 महीने के बाद रिलीज हो, 1 साल के बाद रिलीज हो, इसका डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जॉन की पिछली 5 फिल्में डिसास्टर है, तो अगर डिप्लोमेट और तेहरान ये दोनों भी डिसास्टर हो जाती हैं तो फिर कोई भी निर्माता निर्देशक जॉन के साथ फ्री में भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अदरक अब्राहम का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। जॉन भाई ऐश करो, अब दिक्कत कोई नहीं है लाइफ में, पैसे आपने बहुत कमाए हैं। पिछले फ्राइडे को अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने वीकेंड में भी बढ़िया बिजनेस किया, वीकडेज पर भी बढ़िया बिजनेस कर रही है। इस
फिल्म का पहले वीक का बिजनेस हो जाएगा तकरीबन 100 CR और ये बहुत बढ़िया बिजनेस है अक्की की फिल्म के लिए इस वक्त। ये तो सारी दुनिया जानती है कि 14 फेब है वैलेंटाइन डे। इस दिन जो आशिक लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, फिल्में देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई लव स्टोरी रिलीज होनी चाहिए ताकि जो आशिक हैं वो उस फिल्म को देखने जाए और वो फिल्म हिट हो जाए। लेकिन 14 फेब को रिलीज हो रही है वार फिल्म छावा। इस फिल्म का हीरो है मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की। तो आप जरा मुझे बताइए कि 14 फेब को जो आशिक घर से बाहर निकलेंगे फिल्में देखने के लिए, वो ऐसी मार धाड़ की फिल्म क्यों देखेंगे भाई? उनको क्या जरूरत पड़ी है खूनम खून वाली फिल्म देखने की? उनको क्या जरूरत पड़ी है वॉर फिल्म देखने की? तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बॉलीवुड में एक उभरता हुआ निर्माता है जिसका नाम है विशाल राणा। विशाल राणा कई फिल्में बना चुका है और कई फिल्में बना रहा है। विशाल राणा ने एक फिल्म का ऐलान किया है जिस फिल्म में मेन लीड भूमिका निभाएगी नुसरत भरूचा और माल के शौकीन अनुराग कश्यप भाई इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे। अगर आपको याद हो जब कभी अदरक अब्राहम का अच्छा टाइम था उस वक्त एक फिल्म आई थी फोर्स। वो फिल्म उस वक्त हिट रही थी। फिर फोर्स 2 आई थी जो सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। लेकिन जॉन अभी भी फोर्स 3 बनाना चाहता है क्योंकि जॉन को ऐसा लगता है कि अगर उसकी कोई फिल्म चल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स चल सकती है, कोई और फिल्म नहीं चलेगी। हालांकि जॉन पिछले 5 साल से एक्शन फिल्में करता आ रहा है, सबकी सब डिजास्टर हो रही हैं। उसके बावजूद भी इस आदमी को यही यकीन है कि लोग इस भाई को एक्शन फिल्म में ही देखेंगे, इस भाई की एक्शन फिल्म ही चलेगी। फोर्स 1 और फोर्स 2 के निर्माता थे विपुल शाह और वायाकॉम। तो जॉन ने वायाकॉम से और विपुल शाह से सभी राइट्स खरीद लिए हैं फोर्स 3 बनाने के लिए। अब जॉन ने ये राइट्स क्यों खरीदे? उसकी वजह यह है कि विपुल शाह ऐसा मानता है कि फोर्स 3 नहीं बन सकती जबकि फोर्स 2 फ्लॉप थी। वायाकॉम वालों का भी ऐसा मानना है कि यह फिल्म नहीं चल सकती, अगर इस पर वो पैसे लगाएंगे तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जॉन का ऐसा मानना है कि यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी। तो जॉन का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि भाई ने करोड़ों रुपए में राइट्स खरीद लिए हैं। इसके बाद जॉन अब्राहम गया जियो स्टूडियो में और वहां ज्योति देशपांडे को बोला कि भाई इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर दो। ज्योति जी ने बोला कि ठीक है जी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, 25 करोड़ रुपए देंगे। जॉन ने कहा कि मैं इस फिल्म को बहुत बड़ी बनाने वाला हूं, अरे पठान से भी बड़ी बनाने वाला हूं, आप मुझे दे दो 95 CR। कितने भाई साहब? 95 CR। फिल्म बनाने के लिए पीएनए पर कितना खर्चा होगा? कम से कम 25 CR। इंटरेस्ट कितना होगा? कम से कम 10 CR। टोटल कितना हो गया? 130 CR। जबकि पूरी फिल्म की रिकवरी होगी मैक्सिमम 25 to 30 CR। यानी कि अगर जियो स्टूडियो इसको बनाता है तो शूटिंग शुरू होने से पहले ही 100 करोड़ रुपए का नुकसान है। लेकिन जॉन का ऐसा मानना है कि वो एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जियो स्टूडियो को इस फिल्म को बनाना चाहिए, जियो स्टूडियो को इस फिल्म पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए। अगर वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़े पागल हैं। जॉन भाई वो पागल नहीं है, एक्चुअली उनको अकल आ गई है, उनको पता चल गया है कि कौन सी फिल्म बनानी चाहिए कौन सी नहीं बनानी चाहिए। तो वो आपकी फिल्म बनाने वाले नहीं है, आपको 130 करोड़ रुपए देने वाले नहीं है। आप ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दो और मान लो कि आपका करियर खत्म हो चुका है। अब आपके पास घर में बैठकर बच्चों को खिलाने के अलावा कोई दूसरा काम बचा नहीं है। लिख कर रख लो ये बात, समझ रहे हो? फिल्म छावा का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में कल्लू भाई गाने भी गा रहा है, डांस भी कर रहा है और कल्लू भाई इस फिल्म में रोल अदा कर रहा है शांबाजी महाराज का। यह फिल्म 14 फेब को रिलीज होने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अब यह कहा है कि हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे अगर इस फिल्म से शांबाजी महाराज का गाना ना हटाया गया, उनको डांस करते हुए नहीं दिखाया जा सकता। वो शांबाजी महाराज थे, वो फिल्म में डांस कैसे कर सकते हैं? तो इस फिल्म में शांबाजी महाराज को जहां भी डांस करते दिखाया गया है वो कट होना चाहिए रिलीज होने से पहले, तभी हम इस फिल्म को रिलीज होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माताओं के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उनको ये सीन काटने पड़ेंगे, तभी वो इस फिल्म को रिलीज कर पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की कहानी भी तकरीबन वैसी ही है जैसे कि अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत की थी। उस फिल्म में संजय दत्त अफगानिस्तान का एक राजा बना था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली और अर्जुन कपूर था मराठा वॉरियर सदाशिव राव। फिल्म के एंड में क्या हुआ था कि जंग हुई थी और उस जंग में सदाशिव राव हार गया था। उसको अहमद शाह अब्दाली ने पकड़ लिया
लिया था और मार दिया था, यानी कि एक लूजर की कहानी थी। और यही वजह है कि वो फिल्म चली नहीं थी, क्योंकि जो पब्लिक है वो कभी भी किसी लूजर की कहानी को देखना नहीं चाहती। कोई भी आदमी जिंदगी में किसी हारे हुए आदमी की कहानी पर फिल्म नहीं देखना चाहेगा। और बस ऐसा ही कुछ है फिल्म छावा में। संभाजी महाराज को भी मुगल सेना पकड़ लेती है और मार देती है, यानी कि संभाजी महाराज को भी एक लूजर दिखाया गया है, एक हारा हुआ आदमी दिखाया गया है। यही वजह है कि शायद पब्लिक को यह फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी हारे हुए आदमी की कहानी को पब्लिक क्यों देखना चाहेगी। अर्चना पूरन सिंह जी शूटिंग कर रही थी, फिसल गई, फिसल कर गिर गई और उनका हाथ टूट गया। अब बुढ़ापे में हाथ टूट जाए तो 6 महीने से पहले जुड़ता नहीं है। तो अब अर्चना जी बेचारी रेस्ट कर रही है घर पर, करे तो क्या करे। अर्चना जी आप जल्दी ठीक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। फिल्म स्काई फोर्स में एक नया लड़का आया है जिसका नाम है वीर पहाड़िया। ये कभी सारा अली खान का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। मैं आपको ये बता दूं कि ये टकला है, हेयर विग पहनता है। और चलिए टकला होना तो एक अलग बात है, बॉलीवुड में और भी ना जाने कितने एक्टर हैं जो टकले हैं, यहां तक कि ऋतिक रोशन भी टकला है, रणबीर कपूर भी टकला है। तो टकला होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमाल यह है कि इस लड़के की हाइट है 2.5 फीट और वजन है 20 किलो। यह लड़का एकदम चिलगोजा दिखता है, इसके बावजूद भी ये अपने आप को हीरो मानता है, सुपरस्टार मानता है। और आप यकीन कीजिए इतना बड़ा लुक्खा है भाई साहब, जहां भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने गया वहीं इसने लुक्खागिरी की सारी हदें पार कर दी। पता नहीं ये आदमी अपने आप को ये साबित क्यों करना चाहता है कि ये बहुत बड़ा छिछोरा है लाइफ में। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है, आप में टैलेंट भी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आप हीरो बन गए, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई साहब आप छिछोरागिरी क्यों करते घूम रहे हो? अरे कम से कम आप एक बड़ी फैमिली से हो तो अपनी फैमिली की इज्जत तो रखो, छिछोरागिरी तो मत करो। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने 200-300 करोड़ रुपए लगा के फिल्म बना ली, मान लिया अपने आप को आपने एक्टर साबित कर दिया, ठीक है, लेकिन छिछोरागिरी तो मत करना यार। और मुझे ऐसा लगता है कि सारा अली खान ने इस लुक्खे को इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि ये छिछोरागिरी करता होगा। सारा जब कभी इससे मिली होगी उसको बेचारी को क्या पता कि इसने विग पहनी हुई है, फिर सारा ने उसके बाद देखा होगा कि ये तो टकला है, चलो टकला भी ठीक है, छिछोरागिरी भी करता है, तो जाहिर सी बात है सारा इसके साथ क्यों रहेगी, उसने इसको छोड़ दिया, लात मार दी के चल भाग। सैफ अली खान के कांड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मीडिया में आज की तारीख में यह कांड छाया हुआ है। इसी कांड के चक्कर में एक लड़के को पकड़ा गया था जिसका नाम था आकाश कनौजिया, लेकिन मुंबई पुलिस ने पूछताछ करके अगले दिन इस लड़के को छोड़ दिया था। अगले दिन जब तक इस लड़के को छोड़ा गया था तब तक इसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। एक्चुअली ये मुंबई से मध्य प्रदेश जा रहा था उस लड़की से मिलने जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। इसको अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही वो शादी टूट गई। ये लड़का कहीं काम करता था, उस ऑफिस के मालिक ने जब ये देखा कि भाई इसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसने भी इसको काम से निकाल दिया, यानी कि शादी भी टूट गई और नौकरी भी चली गई। ये बेचारा कहीं का नहीं रहा। एक तरह से कहा जाए तो इसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब जिंदगी को पटरी पे लाना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि लड़का बहुत परेशान है, दुखी है और अब इसका ऐसा मानना है कि भाई मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं सैफ अली खान की बिल्डिंग के सामने जाकर धरना दूंगा, जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा तब तक मैं वहीं बैठा रहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये कह रहा है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये सैफ की बिल्डिंग के पास जाएगा तो पुलिस इसको वहां बैठने नहीं देगी, इसको जूते मारेगी और वहां से भगा देगी। गरीब आदमी की यही वैल्यू है इस दुनिया में भाई साहब। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सांपों का जहर बेचने वाले एलविश यादव उर्फ विश यादव को तो आप सभी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उसके ऊपर कितने केस हैं। उसी के हरियाणा का एक और लड़का है थारा भाई जोगिंदर। तो एलविश ने जोगिंदर के बारे में कुछ कहा और फिर जोगिंदर ने ये वीडियो बनाया। जरा सुन लीजिए एलविश की जम के मां बहन की थारे भाई जोगिंदर ने। तूने कम से कम मैंने चोरी तो नहीं करी, कम से कम मैं फंसा तो नहीं गई केस के अंदर जैसे तू फंसा था। ये फालतू की बकवास कहीं और किया कर, समझ गया? खुद की इमेज सही कर, उसके बाद दूसरे की इमेज के बारे में बात करना। सबको पता है पूरा हिंदुस्तान को कि तेरी औकात क्या है, गमला चोर। जोगिंदर ने क्लियरली कहा कि तेरे ऊपर कितने केसेस है तुझे पता है, तू गमला चोर है। एलविश यादव को गमला चोर का
इसने गमले भी चुराए थे, बहुत बड़ा लुक्खा है। तो भाई साहब अब देखने वाली बात यह होगी कि विश यादव जोगिंदर भाई के लिए कोई वीडियो बनाता है या नहीं बनाता। एक लड़की है दिन में 10 दफा मिठाई बांटने वाली, जिसका नाम है आकांक्षा पुरी। गंदा दिमाग, गंदी सोच, वो बेचारी मिठाई बांटती है, उस बेचारी को मिठाई बांटने का शौक है। गलत गलत मत सोचा करो यार। कमाल यह है कि ये इतनी गई गुजरी है भाई साहब कि ये भोजपुरी के एक्टरों को मिठाई बांटती है। वो भोजपुरी एक्टर जो साले अनपढ़ गंवार लुक्खे हैं, जिनके पास खड़े होने से उनमें से बदबू आती है। देखिए सही लड़का मिलना मुश्किल है, सही लड़का मिले, मैं आज कमिट हो जाऊं कल शादी कर। उन भोजपुरी लुक्खे एक्टरों को मिठाई बांटने के बाद इसको ऐसा लगता है कि इसको एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाना चाहिए शादी के लिए। पता है जब किसी ने इससे पूछा तो इसने क्या कहा कि मुझे एक लड़का चाहिए जो लॉयल हो और दिल का भी अच्छा हो। बताओ भाई, तो किस तरह का लड़का आप ढूंढ रहे हैं? मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जय फिल्मी रहेगा, और क्या रहेगा? प्रोफेशन कोई भी चीज मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस दिल का अच्छा होना चाहिए, लॉयल और ऑनेस्ट हो। उस लड़की को भी ऐसा कमाल का लड़का चाहिए जो भोजपुरी एक्टरों को 24 आवर मिठाई बांटती है। ऊपर वाले क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, एक ही जीवन में नहीं देखा जाता, ये सब नहीं देखा जाता, सुना ही नहीं जाता। ऊपर वाले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऐसी बातें सुनाने से पहले या तो हमें उठा ले या तो इनको उठा ले। मलाइका अरोरा और अरबाज खान के बेटे का नाम है अहान, और आपको तो पता ही है कि मलाइका ने क्या क्या गुल खिलाए हैं जिंदगी में, अरबाज भाई ने भी क्या क्या गुल खिलाए हैं जिंदगी में। तो जाहिर सी बात है बेटा उनसे कम तो होने वाला नहीं था। तो जरा देखिए कि ये अहान गलियों में कैसे धक्के खाता फिर रहा है लुक्खे की तरह, और लड़कियों को लाइन मारता फिर रहा है। वरुण धवन की भतीजी है अंजलि धवन, वो कहीं अपने दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी और उन गलियों में लुक्खे की तरह ये अहान भी धक्के खा रहा था, सिर्फ उस लड़की को लाइन मारने के लिए। आप जरा वीडियो देख लीजिए। अंजलि जी आइए ना, एक साथ में फोटो कर रावण भाई के साथ में एक फोटो हो जाए। आरान भाई रुकिए आपके लिए। ऐसी लुक्खागिरी करने की वजह क्या है? वजह यह है कि एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लुक्खे हैं, गंवार हैं, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं है। तो जब पढ़ाया नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? यही करेंगे भाई साहब। सैफ के कांड के बारे में आप सभी जानते हैं, मुंबई पुलिस क्या कह रही है ये भी आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो बनाया था, मेरी क्या राय है वो भी आप जानते हैं। लेकिन जिस दिन सैफ अली खान अपने घर वापसी आया था, उससे अगले ही दिन की एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देख लीजिए। ये वीडियो देखकर दो चीजें क्लियर हो जाती है कि एक तो सैफ अली खान के हाथ में जो पट्टी बंधी थी पहले दिन वो नहीं है, और दूसरे इस वीडियो में ये दिख रहा है कि कोई भी सैफ की बिल्डिंग में ऐसे ही नहीं जा सकता। भाई साहब पहले अपनी उंगली स्कैन करनी पड़ती है तब अंदर जा सकता है। तो मुझे ये बताइए, जिसको बताया जा रहा है कि वो सैफ अली खान के घर में गया था, वो इस बिल्डिंग में अंदर कैसे गया था? आप यही सोच लीजिए, बात खत्म। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया कि सारा अली खान भी सैफ से मिलने नहीं गई, उसका बेटा इब्राहिम भी सैफ से मिलने नहीं गया, यहां तक कि बीवी भी हॉस्पिटल मिलने नहीं गई, यहां तक कि इनमें से कोई भी हॉस्पिटल से उसको लेने भी नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है, फैमिली में कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है जिसका हल अभी तक नहीं निकला। जब से बॉबी देओल ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में एक छोटा सा रोल किया था, तब से बॉबी देओल को बहुत सारी साउथ फिल्मों में विलन का रोल मिला है। लेकिन जितनी फिल्मों में भी इस भाई ने विलन का रोल किया है, वो सब की सब डिसास्टर हो गई है। वो कंगुआ हो, वो गेम चेंजर हो, वो डाकू महाराज हो जिसने हिंदी में 3 दिन में बिजनेस किया है 1 लाख रुपए का। और अब एक और तेलुगु फिल्म आ रही है जिसका नाम है हरी हीरा वीरा मल्लू, उसको हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि उसमें भी विलन की भूमिका बॉबी देओल ने ही निभाई है। तो आप अभी से गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि उस फिल्म का भी डिसास्टर होना तय है। एक्चुअली हकीकत यह है कि बॉबी देओल के जो फैन हैं वो चांद पर है, मार्स पर है, जुपिटर पर है, लेकिन जमीन पर नहीं है। यही वजह है कि इसकी फिल्म, इसका ड्राइवर
ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी देखने नहीं जाता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी उर्वशी ने कि जिस दिन से वो इंटरव्यू रिलीज हुआ है तब से लेकर आज तक लाखों लोग उर्वशी का मजाक बना रहे हैं। लेकिन उर्वशी ने कहा है कि मैं जो भी करती हूं वो बहुत ही ग्रेसफुल्ली करती हूं। डाकू महाराज का Urvashi, there are 1.6 billion homeless people in the world, and ये जो homelessness की problem है, it's increasing day by day. What do you have to say about that? It's very unfortunate. बहुत मुश्किल रहता है होमलेस रहना। जैसे अभी जो मेरी मूवी है डाकू महाराज, उसके 105 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। तो मैं अभी घर बनवाने वाली हूँ लंदन में और पेरिस में भी, दुबई में भी मेरी एक प्रॉपर्टी है और बॉम्बे में तो है ही मेरा घर, उत्तराखंड में भी है, क्योंकि मैं एक माउंटेन गर्ल हूँ। मैं नेचर से आती हूँ। ये जो आप सब देख रहे हैं ऑल नेचुरल, बिलियन% आई एम ऑल नेचुरल। गाना भी देखिए कितना ग्रेसफुल्ली किया है मैंने, कितनी अच्छी लग रही हूं। जरा देख लेते हैं कि उर्वशी कैसे कैसे ग्रेसफुल्ली गाने किया करती है, जरा देख लो भाई साहब। देख लिया आपने कि उर्वशी मैडम कितने ग्रेसफुल्ली, कितने अच्छे अच्छे गाने करती है। वल्गर तो ये लड़की काम करती ही नहीं है है ना भाई साहब? यार क्या ही बोले, क्या ही कहे भाई साहब। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।